नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 1 नवंबर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर समस्त छत्तीसवासियों को भाजपा की ओर से अपनी शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व के साथ ही छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की मांगलिक बेला मणि कांचन संयोग ही है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के स्वप्नों का छत्तीसगढ़ धरातल पर विकास का नया अध्याय लिखने की बेला पुनः स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जावान नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई आयाम हासिल कर रहा है। हम सबको ये पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ गरीब, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई कीर्तिमान रचेगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि कोटा से लेकर कोरिया तक और राजनांदगांव से लेकर जशपुर तक फैले छत्तीसगढ़ के भूभाग, खनिज संपदा, नदियां, पहाड़ों से सजा प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिर, देवालयों का प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए छत्तीसगढ़ को आज एक अलग पहचान है। हमने 2 दशक से अधिक एक कालखंड अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। अभी हमें विकास के मार्ग पर मीलों लंबा सफर तय करना है। इस बेला पर हम सभी छत्तीसगढ़ी महतारी के परिश्रमी, कर्मठ, आत्मीय स्नेह से भरपूर, मधुर भाषी, आबाल वृद्ध, नर नारियों को ये संकल्प लेना है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के सशक्त नेतृत्व और सर्व समावेशी विकास की अवधारणा के अनुरूप इस प्रदेश को नए नए कीर्तिमानों के शिखर पर स्थापित करेंगे। प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य के धनी राज्य छत्तीसगढ़ के निवासियों के प्रति स्थापना दिवस कामना है। विविध संस्कृतियों के निगम और संगम स्थलों वाला ये प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े। बीजेपी के बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है और इसी बीच आज उत्तराखंड सरकार में मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 सालों में बड़े घोटाले हुए हैं। 1300 करोड़ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में फूड सिविल सप्लाई का 600 करोड़ का घोटाला है। प्रधानमंत्री योजना में भ्रष्टाचार है। रेत माफिया को बढ़ावा मिला है। ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ है। इस प्रकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 16 लाख लोगों को मिलना था वो नहीं मिला। धर्मांतरण के मसले पर उन्होंने कहा कि धर्मांतरण किस तरह से होता जा रहा है। गरीबों को उत्तराखंड के अंदर पास किया है। धर्मांतरण के ऊपर के स्लोगन से आप किसी का धर्म नहीं बदल दें। भगवान है कि हमारे देश में इस प्रकार से उचित नहीं है। अपना जो वंचित है, आदिवासी है, वो अपने धर्म की रक्षा कैसे कर पाएगा। एक निर्दयी मां अपनी मासूम बालिका को ट्रेन में छोड़कर लापता हो गई। जीआरपी पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है। तो वहीं मासूम बालिका मातृछाया में अपनी मां का इंतजार कर रही है। मां की ममता को शर्मसार करने वाला ये मामला उज्जैन में सामने आया है, जहां एक निर्दयी मां ने 9 माह तक कोख में पालने के बाद अपनी मासूम बालिका को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में बर्थ पर छोड़कर लापता हो गई। जब काफी समय बाद तक महिला वापस नहीं लौटी तो डिब्बे में सवार यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को खबर दी। ट्रेन के भोपाल पहुंचने पर भोपाल जीआरपी पुलिस ने मामला अटेंड किया और 0 पर मामला दर्ज कर जांच के लिए उज्जैन जीआरपी पुलिस को भेजा। उज्जैन जीआरपी थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य जानकारी के आधार पर महिला के बारे में पता लगाया जा रहा है और जल्द ही उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। जानकारी के आधार पर इंदौर से महिला आई थी। जो बच्ची मिली है 15 दिन की है और भोपाल पुलिस के सुपुर्द की थी यात्रियों ने, जो पैसेंजर बैठे थे नर्मदा में, क्योंकि जो महिला है वो नर्मदा में उसको उज्जैन स्टेशन पर छोड़ के चली गई थी और बच्ची स्वस्थ है, अभी वहाँ पर मातृछाया में है। और वो जो महिला है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको कैप्चर कर सकें, मिल जाए वो हमें। उसके लिए काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने की हैं अभी, तो होप फॉर द बेस्ट मिल जाएगी। नहीं, अभी कहाँ तक मतलब कि उसकी शिनाख्त अभी ऐसा कुछ तो शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये है कि इंदौर तक का पता चला है कि इंदौर से आई है वो। इन दोनों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर बढ़ते प्याज के दामों ने
आम जनता के किचन का स्वाद तो बिगाड़ा है और प्याज ने अपनी कमाल दिखाते हुए जनता को रुलाना भी शुरू कर दिया है। रसोई में सब्जियों का जायका बढ़ाने के साथ ही खाने की थाली तक में सजने वाला प्याज अब आम आदमी की थाली से दूर होता जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% होने के बावजूद भी देश से बाहर प्याज की सप्लाई होने की वजह से हमारे यहाँ ही प्याज के स्टॉक पे भारी कमी आ गई है। इसका सीधा असर प्याज के दाम पर पड़ा है। इसी वजह से 10 से 15 दिनों के भीतर ही प्याज के भाव 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में प्याज के दाम 100 रुपए किलोग्राम तक भी पहुंच सकते हैं। प्याज के व्यापारी राहुल बिड़वान ने बताया कि ज्यादातर प्याज बाहर सप्लाई हो गई है, जिसकी वजह से बाजार में प्याज की कमी आ गई है। खेरची बाजार में अच्छी क्वालिटी के प्याज के दाम करीब 15 दिनों के भीतर ही 30 से 35 रुपए किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। थोक में इसके दाम 50 से 52 किलोग्राम है। साथ ही आपको बता दें कि मीडियम क्वालिटी का प्याज भी बाजार में अब 50 से 60 रुपए किलोग्राम तक बिक रहा है। इसके दाम कुछ दिनों तक पहले 25 से 30 रुपए किलोग्राम थे। विधानसभा चुनाव में होने वाले खर्चों पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। जबलपुर के पश्चिम विधानसभा अंतर्गत तिलवारा के पास निर्वाचन आयोग के आदेश पर जगह जगह पुलिस पॉइंट बनाए हैं। साथ ही आपको बता दें, आने जाने वाले वाहनों पर निगरानी भी रखी जा रही है। चेक पॉइंट पर हर आने जाने वाले 4 पहिया वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। चेक पॉइंट दल का कहना है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने खर्च की जो लिमिट बनाई है उससे कोई आधी पैसे खर्च और परिवहन तो नहीं कर रहा है। जांच दल ने बताया कि 10,000 से ज्यादा कोई रकम लेकर जा रहा है तो उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो देखिए, वाहन चेकिंग अभियान जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख सकते हैं जगह जगह पर वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। साथ ही चुनाव खर्चे पर निर्वाचन विभाग की भी कड़ी नजर है ताकि कोई ज्यादा पैसा खर्चा ना करे, लिमिट से ज्यादा पैसा खर्चा ना करे। जगह जगह पर पुलिस पॉइंट बनाए गए हैं ताकि वाहन चेकिंग अच्छी तरीके से हो सके। तो देखिए, वाहन चेकिंग अभियान जारी है जबलपुर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो भी वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं वहां पर वाहन चेकिंग चल रहा है और चुनाव खर्चे पर भी निर्वाचन विभाग की भी कड़ी नजर बनी हुई है। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र के मांडवा बस्ती में 2 पड़ोसियों के बीच में झगड़े ने राजनीतिक रंग ले लिया है। बताया जा रहा है कि मीडिया के कुछ लोग शासकीय योजना की जानकारी बस्ती में लेने आए गए थे। साथ ही मीडिया जाने के बाद 2 महिला बाउंसर आई और मीना मरकाम नामक महिला मीडिया आने की वजह से पूछने लगी। मीना मरकाम ने महिला बाउंसर से कहा कि मीडिया अपना काम कर रही है, उसे कुछ नहीं मालूम। इस बात पर दोनों में विवाद हो गया और मारपीट की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि मीना मारकम भाजपा अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हैं। भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को जब इस बात की जानकारी लगी तब इन लोगों ने महिला बाउंसर की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने महिला बाउंसरों को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया और मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उनको ये लगा कि शायद ये लोगों ने कुछ दूसरे उस पर विचारधारा पे बात की है, तो इनसे लड़ाई करने लगे और ये लोग उसी समय खाना खाने ही बैठे थे। तो इनके घर में घुस के वो लोगों ने उनसे मारपीट की है और बोली कि तुम कैसे मीडिया वाले को यहाँ बुलाए हो और देखते हैं कि मीडिया वाले कैसे क्या करते हैं। ये क्या भाजपा की कार्यकर्ता हैं क्या? हाँ जी, ये भाजपा की दोनों कार्यकर्ता हैं। ये महाराणा प्रताप मंडल की महिला मोर्चा की महामंत्री है और ये मीना मरकाम जी हैं जो कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा की नगर की महामंत्री। ये क्योंकि मैं हूँ, मैं एसटी से हूँ, तो मुझे ही लगा ना कि ये मुझे ही बोल रही है। तो बोले किसने बुलाया? मीडिया। मैंने कहा मीडिया हमने नहीं बुलाई, वो तो क्षेत्रवाई चल रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग थोड़ी इस एरिया के विषय में जानकारी दीजिए। कितने लोगों ने मारा है आपको? 3 बाउंसर ऊपर आए हुए थे। आप जानते हैं उनको? मैं सिर्फ एक महिला को जानती जो हमारे क्षेत्र से है, सरला। उसने बाकी बाउंसरों को बुलाई थी, जिसमें से कुछ हमारे नाली के उस पार भी कुछ बाउंसर खड़े हुए थे। तो वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन अब हिंसात्मक होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी जारी है। मनोज जरांगे पाटिल के अनशन शुरू करने के बाद से लगातार इनमें तेजी आ रही है। कई गांवों में लगातार भूख हड़ताल चल रही है तो कई जगह नारेबाजी और प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
एक ओर तो महाराष्ट्र में अनशन करके सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कई मराठा युवा आरक्षण की मांग को लेकर अपनी जान देने पर आतुर है। वहीं मराठा समाज के लोगों ने तो अलग अलग जगह पर सोलापुर धूलिया हाईवे रोककर रखा था, टायर भी जलाए थे, इसलिए यातायात में रुकावट पैदा करने के लिए मामला दर्ज किया गया, जिसके साथ ही धारा 341, 188, 285 के साथ 150 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मराठा समुदाय को तत्काल आरक्षण दिलाने के लिए मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठ गए हैं। आज उनके अनशन का 7वां दिन है। उन्होंने अन्न जल त्याग कर उपवास शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। इस वजह से मराठा प्रदर्शनकारियों ने उनसे पानी पीने का अनुरोध किया। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने पानी पीना शुरू कर दिया है, लेकिन उनका अनशन जारी है। मराठा समाज के लिए अनशन कर रहे जरांगे पाटिल को सकल मराठा समाज की ओर से समर्थन दिया जा रहा है। एक मराठा एक कोट मराठा लिखे बैनरों के साथ पनवेल के करंजांडे इलाके में एक भव्य कैंडल मार्च भी निकाला गया। तो देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सियासत जारी है। साथ ही देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला गया है। बता दें आपको, मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। लगातार उनको समर्थन मिल रहा है और सभी जो मराठा आरक्षण को लेकर है एकजुट हो गए हैं। इस पर सियासत भी चल रही है, पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। तो मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी लोग कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही हाथों में पोस्टर लिए भी नजर आ रहे हैं। आरोप अभी तक सर्च कर रही है, तो अभी उन्होंने बताया, और वो सिंधी समिति को भी 2 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। तो उन्होंने बताया कि ये सब खेल बंद करो, अभी हमको कुणबी मराठा 50% के अंदर सब मराठा समाज को रिजर्वेशन दीजिए। ये मांग मनोज जरांगे पाटिल की है और उनको समर्थन करने के लिए पूरे रायगढ़ जिले में, पनवेल में, कर्दर, खालापुर में, अभी मैं मावल जाके आया, मावल में भी, पूरे महाराष्ट्र में इधर साकली उपोषण चल रहा है, कहाँ पे लाक्षणिक उपोषण चल रहा है, कहाँ पे कैंडल मार्च चल रहा है। तो ऐसे सब चल रहा है मनोज जरांगे पाटिल को सपोर्ट करने के लिए और हमको रिजर्वेशन मिलने के लिए। ये हमारा कैंडल। जहां झारखंड विधानसभा के आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के सभापति डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में बोकारो सर्किट हाउस के सभागार में बैठक हुई। इस दौरान जिले के पदाधिकारियों के साथ साथ सभी विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे। इस समिति के माध्यम से जिले में चल रहे केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में जो पैसे आए हैं वो योजनाओं में खर्च हुआ कि नहीं, उसकी समीक्षा की गई, जिसमें विभाग के अभियंताओं को समय पर योजनाओं के लिए दी गई राशि को खर्च कर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया। बोकारो में कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, जिसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, जिसको लेकर उनके पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोयला और खनिज संपदा में जिस तरीके से यहां व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन चीजों पर अमल नहीं किया गया तो संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल से पैसा आया, स्टेट से कितना पैसा आया, खर्च हुआ कि नहीं हुआ, पर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किसको काम मिला है, त्रुटि कोई गड़बड़िया तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है। तो ये सब सारी बातें हैं, देखा है मैंने। कल फिर है मॉर्निंग में बैठक, जांच करेंगे। कल मॉर्निंग में है बैठक, उसके बाद हम लोग कितना संतुष्ट नजर आए? क्या अधिकारी सारे थे? में बिल्कुल देखिए अच्छे पदाधिकारी हैं। कुछ लोग तो नहीं आए, उसको फटकार मैंने लगाया। कुछ लोग डर से भाग जाते हैं, पदाधिकारी की इरफान अंसारी आ रहा है। तो हमने कहा कि नहीं, हम सॉफ्ट भी हैं और गलत हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। कल हम जाएंगे जांच में, और अगर गलत कोई मिला मुझे तो वहीं पे एफआईआर। तो वहीं जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कांग्रेस में लाएंगे। उससे पहले
वॉशिंग मशीन में डालकर सर्फ से धोएंगे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा माफिया भी कहा। विपक्ष के द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के मामले में कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था भाजपा के समय से खराब हुई है। उन्होंने धनबाद के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर कहा कि सरकार उस पर संज्ञान ले रही है। वो बोकारो में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की एक बैठक में हिस्सा लेने बोकारो परिसदन आए हुए हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कोयला हमारा और बाहरी लोगों का घर बिजली से रोशन हो रहा है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था के सवाल पर कहा कि इस पर कुछ भी कहेंगे तो कुछ लोग आला कमान के पास चले जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। कोई माफिया नहीं है। जो माफिया लोग हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इस राज्य का सबसे बड़ा माफिया तो बाबूलाल जी है। आप कहीं पूछने गए? माफियाओं को सरदार हैं वो। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। आज आप हितैषी बन गए भाजपा का। आज ताबड़तोड़ आपने आज को बर्बाद कर दिया। बाहरी भीतरी का फीलिंग कर दिया आपने। लोग छोड़ देगा क्या आपको? भूल जाएगा क्या आपके कारनामे को? नहीं, भाजपा में है तब ना हम बुला रहे हैं। जब आएंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे भाजपा में जाता है लोग तो निर्मात्रवास होकर निकल जाता है। तो हमारे यहाँ भी है। अब हम लोग लेंगे, सर्फ एक्शन लेंगे, डुबाएंगे उनको, फिर निकालेंगे उनको और मशीन में डालेंगे, फिर निकालेंगे। निर्माण है, सर्फ एक्शन लाएंगे। कांग्रेस लोग सर्फ एक्शन देगा उनको, क्योंकि वो आदिवासी है। दैट्स ऑल। मैं उनको सम्मान करता हूँ कि आदिवासी। गढ़वा पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर के देसी कट्टा बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में मेराल थाना क्षेत्र के अकलवानी गांव के सेमर दोहरी टोला निवासी हैं। इसकी जानकारी डीएसपी संतोष कुमार एवं एसटीपीओ अवध कुमार यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अकलवानी गांव के टोला सेमर तोहरी में दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान सुबोध राम का एक व्यक्ति देसी कट्टा लहराते हुए डांस कर रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इसके बाद सुबोध राम के घर पहुंचकर मूर्ति विसर्जन के दौरान देसी कट्टा लहराने के बारे में पूछताछ की गई। इस दौरान सुबोध राम ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के उपरांत पुलिस से पकड़ने के भय से देसी कट्टा को अपने गांव के ही दोस्त संकेत कुमार रवि को दे दी गई। उन्होंने बताया कि उसके निशानदेही पर टीम के द्वारा संकेत कुमार रवि के घर पर पहुंचकर उससे भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 25 अक्टूबर को रात्रि सुबोध राम के द्वारा दुर्गा मूर्ति विसर्जन के बाद उसे देसी कट्टा रखने के लिए दिया गया था। उन्होंने बताया कि संकेत कुमार रवि की निशानदेही पर घर में छुपाकर रखे 315 बोर के देसी कट्टा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त के विरुद्ध मेराल थाना में प्राथमिक दर्ज की है। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मेराल थाना पुलिस के द्वारा 2 युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक सुबोध कुमार पिछले दुर्गा पूजा के समय के दौरान अपने गांव में हथियार के साथ कई लोगों को धमकाते हुए और हथियार को प्रदर्शित करते हुए घूमने उमने की सूचना थी। इस सूचना पर थाना प्रभारी नीतीश कुमार के द्वारा उसको पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि हथियार उसके पास है, जिसको वो अपने दोस्त संकेत को दे दिया है। उसके बाद वो हथियार उसके बयान और उसके निशानदेही के आधार पर संकेत के पास से बरामद कर लिया गया। बरामद हथियार के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति को कटिहार की रानी कुमारी ने चरितार्थ कर दिखाया है। कटिहार की बेटी रानी कुमारी ने बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में 39वीं रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। रानी कुमारी जिस इलाके में बिलोंग करती हैं, वहां बाढ़ और कटाव के कारण हर साल सैकड़ों लोग पलायन को मजबूर होते हैं।
कटिहार की बेटी रानी कुमारी ने पूरे बीपीएससी के एग्जाम में जो बिहार लेवल पे होती है 57th रैंक पे जो है उत्तीर्ण हुई है और ये एसडीएम पे एसडीओ पोस्ट के लिए चयनित भी हो गई हैं। आइए इनसे पहले मिलवाते हैं और इनके संघर्ष जो है इनसे इनका संघर्ष के बारे में जानते हैं। पहले अपना नाम परिचय बताइए आप। रानी कुमारी, मेरे पिताजी श्री गुलाब चंद मंडल उत्कर्मित मध्य विद्यालय कुलेठा में शिक्षक है, अभी प्रधानाध्यापक की पोस्ट पे है। ये बताइए, आपने अभी जो जैसे एसडीओ के पोस्ट के लिए चयनित हुई तो कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका शुरू से? बिल्कुल, अगर मंजिल बहुत खूबसूरत है तो फिर रास्ता उतनी कठिन होती है, तो बहुत संघर्षपूर्ण ही रहा, लेकिन वही है कि सबका साथ मिला, मम्मी पापा का, पूरी परिवारजनों। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये बीपीएससी की जो तैयारी किया है कहाँ पे आप रह के किया है? जी, मैं घर पे ही, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ लॉकडाउन था तो मैं घर पे आ गई थी, तो उसी दौरान मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। ये बताइए, आप कटिहार और पूरे बिहार की बेटियों को क्या शिक्षा देंगे इस बारे में? प्रेरणा देंगे? जब मैं कर सकती हूँ तो सभी कर सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं एकदम बचपन से कोई सीबीएसई बोर्ड या नॉर्मल बिहार बोर्ड की स्ट्रीम में रही हूँ, तो एक मेहनत, लगन, धैर्य के साथ अगर आगे बढ़ा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कि भांजी जो है बीपीएससी के एग्जाम में जो है 57 रैंक जो लाया और एसडीओ के पद पे चयनित भी हुए, तो कितना खुशी है? थोड़ा बहुत खुश हुए, बहुत मेहनत की हमारी भांजी। बेटी को बीपीएससी में जो है रैंक आया है और वो एसडीएम के लिए चयनित भी हो गई है, तो आप कितने खुश हैं इस मामले में? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं आप। बेटी को बीपीएससी में जो है रैंक आया है और वो एसडीएम के लिए चयनित भी हो गई है, तो आप कितने खुश हैं इस मामले में? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं आप। अच्छा, ये बताइए, आप पूरे बिहार की बेटियों को क्या संदेश देंगे हमारे मामले में? देंगे कि जैसे मेरी बेटी की है वैसे वो लोग भी करें मेहनत। अपना परिचय दीजिए आप। नाम इनके माँ। खबर बिहार के कटिहार जिला के कुर्सेला से है, जहां महाराष्ट्र में काम करने गए कुर्सेला के बल्ती महेशपुर गांव निवासी शंकर चौधरी के पुत्र गौतम चौधरी की मौत हो गई। वहीं सुबह मृतक का शव एम्बुलेंस से बल्ती महेशपुर गांव पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही मृतक की पत्नी, बच्चे, मां और परिजन की चीख चित्कार से कोहराम मच गया। मृतक की मां ने बताया कि लगभग एक माह पूर्व स्थानीय ठेकेदार के साथ राजमिस्त्री का काम करने वो महाराष्ट्र गया था, जहां उसका साला राजेश भी साथ में काम करता था। मृतक के साथ काम करने वाले दिलखुश ने बताया कि एक साइट से काम कर दूसरे साइट पर जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना में गौतम की मृत्यु हो गई। मृतक गौतम 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्र और 2 पुत्री हैं। वहीं मृतक की पत्नी, बच्चे, मां और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।